हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन मित्तल आप सबका नॉलेज फिलिंग एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी का क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो मैं स्टार्ट करता हूं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इन डेली लाइफ वी केम अक्रॉस मैनी कंडीशंस दैट आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। जैसे इसमें लिखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। अब जो आपको दे रखा है, आप देखेंगे कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। अब आपको पता है जब आप रूम टेम्परेचर पे मिल्क को समर्स में छोड़ देते हैं तो वो मिल्क जो है सोर हो जाता है, मतलब खट्टा हो जाता है या फिर दूध फट जाता है, आप कुछ भी ये कह सकते हैं। दूसरा आपको पता ही है कि आप जब ह्यूमिड टेम्परेचर पे या ह्यूमिडिटी में आयरन की नेल्स या आयरन पेन को छोड़ते हैं तो आपका जो है आयरन पेन ब्राउन हो जाता है या आयरन नील ब्राउन पड़ जाती है, वो रस्टिंग होती है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। ऐसे ही इसमें जो कंडीशन देखिए वो हमारी डेली लाइफ में हमें दिखती हैं ये कंडीशंस, तो ये हमारा केमिकल रिएक्शंस है। अब मैं आगे आ जाता हूँ। आपने अपनी 9th क्लास और या उससे पहले पढ़ा होगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ एक बार और कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जब आपकी किसी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, जैसे अगर उसका कलर चेंज हो जाए या स्टेट चेंज हो जाए या फिर उसकी शेप चेंज हो जाए। फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स्ड, बट केमिकल चेंज में क्या होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होने के कारण आपकी वो जो प्रॉपर्टीज है वो केमिकली रिवर्स नहीं हो सकती, तो आपको नया ही सब्सटेंस मिलता है। ठीक है, अब मैं आगे आता हूँ। इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप आयरन को सल्फर पाउडर के साथ मिक्स करते हैं एंड देन आप मैग्नेट पास लेके जाते हैं तो आपको आयरन जो है स्टिक हो जाएगा मैग्नेट से। बट अगर वही आयरन सल्फर पाउडर में मिक्स करके उसे हीट किया जाए तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आयरन सल्फाइड। और अगर आप मैग्नेट इस बार साथ लेके जाएंगे, पास लेके जाएंगे उसके, तो आयरन सल्फाइड स्टिक नहीं होगा मैग्नेट के, क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। अब वो आयरन नहीं रहा, अब वो आयरन सल्फाइड बन गया। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जब आपने देखा होगा नेल्स जो है, नेल्स आपकी हमेशा आयरन की होती हैं, तो वो अटैच हो जाएंगी आपकी या स्टिक हो जाएंगी आपकी किससे, मैग्नेट से। उस पर जो ब्राउन ब्राउन जब रस्टेड नेल्स लोगे तो ब्राउन ब्राउन लेयर सी हो जा आती है उस पर। हाँ, वो अटैच जब आप स्टिक करोगे इस पे मैग्नेट से तो वो स्टिक हो जाएंगी। बट आप वही ब्राउन लेयर का पाउडर जो है अगर उस पे मैग्नेट लेके जाओगे तो वो स्टिक नहीं हुआ। वो जो है पाउडर आयरन ऑक्साइड होता है, रस्टिंग होती है। अब आप ये पूछेंगे कि अगर आयरन पे वो ब्राउन लेयर आ गई तो वो ब्राउन लेयर स्टिक नहीं होनी चाहिए। वो मैं आपको बता देता हूँ उसका रीजन क्या है। आयरन नेल पे जो लेयर आती है वो थिन लेयर आती है, तो उसके अंदर आयरन अंदर होता है, इसलिए वो स्टिक हो जाता है। बट आयरन ऑक्साइड केवल आयरन ऑक्साइड है, उसमें आयरन है नहीं तो वो स्टिक नहीं होगा। आगे आते हैं हम। आयरन ऑक्साइड के बाद आप ये डायग्राम देख रहे होगे, इसके अंदर एक एक्टिविटी बता रखी है कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करेंगे तो हमें एक वाइट कलर का ऐश मिलता है। वाइट कलर का ऐश मिलता है, वो हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी के आगे जो है इक्वेशन भी इसकी दे रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे लिखा हुआ भी है। You just have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. The powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. इतनी बात समझ आई।
कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन जो हमारे एयर में प्रेजेंट है बर्न करने पे उससे रिएक्ट हो जाता है, वाइट फ्लेम उससे मिलती है एंड देन हमारे को जो लास्ट में मिलता है वो वाइट पाउडर मिलता है, वो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। उसके बाद हम आगे आते हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं इस वाले डायग्राम में ये भी एक एक्टिविटी है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए गए हैं और उसमें रिएक्शन हो रहा है। ऊपर आप देख रहे होंगे एक ट्यूब लगी है जिसमें से H2 गैस निकली है। अब ये क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर गया और उससे हमें जो है कौन सी गैस मिली, हाइड्रोजन गैस मिली। इसकी रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये वर्क करता है। ये वर्क करता है आपका ऐसे, Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। यही हमारी इक्वेशन है जिसके अंदर आप देख रहे हो कि जिंक अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो हमें जिंक सल्फेट मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। अब देखो आगे हमारे एक्टिविटीज में हमें पता चला कि केमिकल रिएक्शंस में हमारे को क्या क्या मिल सकता है, या तो उसमें चेंज इन स्टेट हो या फिर चेंज इन कलर मिलेगा या कोई गैस का इवोल्यूशन होगा या गैस रिलीज होगी या टेम्परेचर चेंज होगा। इतनी चीज आपको समझ आई? क्या होगा, या तो इसमें आपका गैस रिलीज होगी या चेंज इन कलर होगा या स्टेट में चेंज होगा या फिर टेम्परेचर में चेंज होगा। ये आपके 4 पॉइंट्स हैं जो एक केमिकल रिएक्शंस में होते हैं जनरली, ये प्रॉपर्टीज हैं उसकी। आगे आ जाते हैं। अब केमिकल इक्वेशंस क्या होता है और केमिकल रिएक्शन क्या होता है मैं आपको इसका बता देता हूँ। केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन वो होता है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स रिएक्ट करके हमें कोई नया प्रोडक्ट देते हैं, समझे? इसमें आपकी केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन आपकी होती है जो आपकी रिप्रेजेंट करती है केमिकल रिएक्शन को, और केमिकल इक्वेशन में जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो पार्ट होता है वो आपका रिएक्टेंट पार्ट होता है। जैसे आप देख रहे हो अभी हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी, मैग्नीशियम को हमने बर्न किया ऑक्सीजन में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब आप देख रहे हो ये जो है ये हमारा होगा एक रिएक्टेंट और ये हमारे को मिला प्रोडक्ट, समझे? प्रोडक्ट तो आपको दिख रहा है ये चीज कि ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट्स हैं। हाँ, अब इसमें क्या है, बीच में हमारे को एरो लगाना होता है जो हमारा रिप्रेजेंट करता है गिव्स। जो हमारे रिएक्शन के बाद हमें क्या मिल रहा है वो हमारा एरो लगाना जरूरी है। और ये हमारे वर्ड में लिखी हुई इक्वेशन है इसलिए इसे हम इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन इन वर्ड्स। ठीक है, द वर्ड इक्वेशन फॉर दी अबव रिएक्शन वुड बी ये जो इसमें दे रखा है। अब हमारे जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी होता है। वर्ड जो इक्वेशन होती है, अब देखो इसके अंदर ये चीज पढ़ो, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। जो मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन जो केमिकल रिएक्शन में ले रहे हैं पार्ट, वो हो गए हमारे रिएक्टेंट्स। और जो नया सब्सटेंस हमें मिल रहा है जो राइट हैंड साइड पे शो हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो हमारा होता है प्रोडक्ट। उसके आगे आप देखोगे द वर्ड इक्वेशन जो अभी मैंने आपको बताया, द वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। अब मैंने आपको बताया ना कि एक एरो प्लेस किया जाता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में।
The reactions are written on the left hand side LHS with the sign plus between them। अब देखिए जो प्लस साइन लगा हुआ है ना, तो उसका मतलब ये है कि ये दोनों सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है। Similarly, products are written on the right hand side RHS with the plus sign between them। अब देखो राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स जो है वो दे रखे हैं और एरो हेड जो है वो पॉइंट करेगा हमेशा प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। रिएक्शन में ये होता है। अब हमने वर्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है ये हमें पता चल गया, केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये हमें पता चल गया। अब आता है कि केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में। सिंबॉलिक फॉर्म में केमिकल इक्वेशन देखो मैं बता देता हूँ कैसे लिखा जाता है। आपको पता है मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल गया MgO। तो हमारा क्या है Mg प्लस O2 गिव्स MgO, समझे। मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग केमिकल रिएक्शन इन वर्ड्स वी यूज सिंबॉलिक representation of the elements and compounds to represent the chemical equation, समझे। अब देखो दूसरी बात हमारी आती है कि आप देख रहे होगे कि इसमें मैग्नीशियम कितना है, एक है, Mg 1 है, 1 एटम है। अब इसमें Mg 1 है, चलो इतना तो हमारा ठीक है, बैलेंस हुई है इक्वेशन। दूसरा आप देख रहे हो ऑक्सीजन के 2 एटम है और इधर है सिर्फ एक। तो यही चीज अब हमें आगे पढ़नी है। अगला हमारा पॉइंट आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमें सीखना है कि केमिकल इक्वेशन तो हमें पता चल गया क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये पता चल गया, वर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये पता चल गया, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कैसे करते हैं ये भी हमें पता चल गया। अब हमें ये सीखना है कि हमें बैलेंस कैसे करना है। अब देखो Mg प्लस O2 गिव्स MgO था। अगर हम देखें इसके लिए आगे देखो अगला एक रिएक्शन दे रखा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जो मैंने अभी आपको रिएक्शन लिखवाई थी वही है, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। अब इसमें देखो इन्होंने क्या किया है कि हमें एक क्या करना होता है बैलेंस करने के लिए, कि एक टेबल बना लेंगे। टेबल में हमें एलिमेंट्स पता है, जिंक को हम Zn से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पार्ट ले रहे हैं, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो पार्ट जो एलिमेंट ले रहे हैं उनको हमने लिख लिया। अब जिंक का Zn, हाइड्रोजन का H लिख दिया, सल्फर का S लिख दिया और ऑक्सीजन का O लिख दिया, ठीक है। अब हमें जो है नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। अब देखो पहले हम बताएंगे कि रिएक्टेंट साइड पे कितने हमारे एटम्स हैं, और हमारे फिर हम बताएंगे प्रोडक्ट साइड पे हमारे कितने एटम्स हैं। चलो देख लेते हैं। जिंक हमारा Zn है, यहाँ पे भी Zn है, हमारे जिंक यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लिख दिया। फिर यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, यहाँ पे हमने 2 लिखे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है तो हमने यहाँ पे भी 2 लिख दिया। अब यहाँ पे सल्फर 1 है तो हमने लिख दिया सल्फर 1 एटम, और यहाँ पे भी सल्फर 1 है तो हमने यहाँ पे लिख दिया सल्फर 1 एटम। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है तो हमने 4 लिख दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है तो हमने यहाँ पे भी 4 लिख दिया। तो इससे क्या हो गया, हमारे नंबर ऑफ एटम जो है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अब आप ये सोच रहे हो कि हमें इक्वेशन बैलेंस क्यों करनी होगी। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, समझे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर मास हमारा क्रिएट नहीं किया जाता ना ही उसे हम खत्म कर सकते, और दोनों जगह जो है मास जो है इक्वल होना चाहिए, ठीक है।
अब प्रोडक्ट साइड भी हमारा जो होगा टोटल, वही हमारे एटम टोटल होंगे हमारे रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हमेशा इक्वल होने चाहिए इन नंबर्स ऑफ एटम्स। उन जितने भी एलिमेंट हैं हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे आप टेबल में देख रहे हो। पहले उनको लिखेंगे, फिर उसके प्रोडक्ट में जितने हमारे एटम आ रहे हैं वो हम बताएंगे, रिएक्टेंट में जितने एटम आ रहे हैं वो हम बताएंगे। तो ये हमारी इक्वेशन तो देखा जाए पूरी बैलेंस्ड है, तो हमें इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगली इक्वेशन जो इन्होंने दे रखी है Fe प्लस H2 गिव्स अस Fe3O4 प्लस H2। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसको मैं आपको करके दिखा देता हूं कि कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं। Fe plus H2O gives us Fe3O4 plus H2। यही हमारी इक्वेशन है। अब देखो हम पहले एलिमेंट लिख लेंगे जैसे कि हमने किया था। एलिमेंट हमारे क्या क्या आ रहे हैं इसमें? आयरन आ रहा है, फिर आ रहा है हमारा हाइड्रोजन आ रहा है और ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है, अब हमारे जो है हम लिख लेंगे रिएक्टेंट साइड पे कितने एटम्स हैं हमारे। ठीक है, और हमारे प्रोडक्ट साइड पे कितने एटम्स हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे रिएक्टेंट साइड पे जो है आयरन का एटम है सिर्फ एक, ऑक्सीजन और हमारे जो प्रोडक्ट साइड पे है वो है 3। अब हाइड्रोजन के एटम जो है वो है रिएक्टेंट साइड पे 2, यहाँ पे भी 2। ऑक्सीजन के यहाँ पे एटम है 1, यहाँ पे है 4। अब देखो हमें इसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। आपको क्या करना है, जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है प्रोडक्ट साइड पे पहले उसको पकड़ लो। अब हम करेंगे, हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा दिख रहे हैं ना हमें 4 हैं, तो ऑक्सीजन हम रिएक्टेंट साइड पे 4 कर देंगे पहले। तो कैसे करेंगे बता देता हूं मैं आपको। Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए रिएक्टेंट साइड पे, 8 हो गए। 4 इंटू 2 8 एटम्स, और यहाँ पे हाइड्रोजन के हो गए सिर्फ 2 एटम प्रोडक्ट साइड पे। अब हमें हाइड्रोजन को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन को इक्वल कर देते हैं, ऑक्सीजन इक्वल हो गया ना, तो हाइड्रोजन को इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, Fe प्लस 4H2O gives us Fe3O4 प्लस 4H2। अब देखो आपके किसके एटम्स इक्वल हो गए, आपके ऑक्सीजन के इक्वल हो गए, आपके हाइड्रोजन के भी इक्वल हो गए। अब आपको इक्वल करना है आयरन, तो आयरन का इक्वल करने के लिए हमें करना है, यहाँ पे आयरन प्रोडक्ट साइड पे कितना है 3 है, और यहाँ पे कितना है 1 है। सिर्फ हमें क्या लिखना है 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। अब आप देखो, अगर हम देखें इसमें मैंने जो रिएक्शन आपके सामने लिख दी है, अब देखो हमारे सामने जो एटम्स मिले हमें Fe के, H के और O के। ठीक है, तो इसमें आपका आ गया Fe के कितने हो गए, Fe के भी 3 हो गए रिएक्टेंट साइड पे, 3 हो गए प्रोडक्ट साइड पे। हाइड्रोजन के 8 हो गए रिएक्टेंट साइड में, 8 हो गए प्रोडक्ट साइड में। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड पे भी 4 और इस पे भी 4। तो ये हमारी हो गई बैलेंस। समझ गए?
तो यही हमें करना है। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी पे आके फिर से देख लेते हैं। देखो एनसीईआरटी में क्या किया है, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन हमने जो है बॉक्सेस ड्रॉ कर लिए। अब उन्होंने वही किया जो मैंने आपको बताया कि टेबल बना ली पहले हमने, फिर उसके बाद हम क्या करें, कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है उससे हमने स्टार्ट कर दिया। सबसे ज्यादा नंबर एटम किसके पास थे, Fe3O4, तो 4 ऑक्सीजन के एटम सबसे ज्यादा थे ना, तो उससे हमने चालू कर दिया। तो हमने ऑक्सीजन दोनों तरफ इक्वल कर दिए। ठीक है, अब वही चीज दिखा दी आपको। देन इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन भी इक्वल कर दिया इन्होंने दोनों तरफ। ठीक है, अब दोनों तरफ जब हाइड्रोजन इक्वल हो गए, आप देख रहे हो ना, Fe+4H2O प्लस गिव्स अस Fe3O4 प्लस 4H2। अब आगे आओगे तो अब आगे देख पा रहे हो आप कि इन्होंने अब जो बचा है सिर्फ Fe बचा था तो उसको बैलेंस कर दिया, तो हमारे पे वही इक्वेशन आ गई जो मैंने आपको करवाई थी, बैलेंस आ गई ना। 3Fe plus 4H2O gives us Fe3O4 plus 4H2। तो यही हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई, समझे। अब आ जाओ आगे, हमारे को क्या है, सिंबल्स तो लिखते हैं हमें इतना पता है, सिंबल भी लिखते हैं केमिकल रिएक्शन में, हमें वर्डिंग में भी आ गया, इतनी चीजें पता चल गई। अब हमें उन्हें फिजिकल स्टेट्स में लिखने होते हैं, हमारे जो हमारे फिजिकल स्टेट्स होते हैं उनको भी हमें बताना पड़ता है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब केमिकल रिएक्शन में बताने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो रिएक्टेंट साइड्स पे होते हैं, जो प्रोडक्ट साइड्स पे होते हैं, जिस स्टेट में वो होते हैं वो हमें बताने पड़ते हैं। जैसे आप देख रहे हो नोटेशंस किस किस के तरीके से यूज किए जाते हैं। एक तो ये आपका लिखा है जी होता है हमारी गैसियस स्टेट, एल होता है हमारा लिक्विड स्टेट, AQ हमारा एक्वियस स्टेट, और ये होता है एस सॉलिड स्टेट। तो हमारा जो आयरन था वो था सॉलिड स्टेट में, जो इसमें बताया। हाइड्रोजन पानी था वो गैसियस स्टेट में था। ठीक है, स्टीम, ह्यूमिडिटी, समझे। फिर Fe3O4 ये हमारा रस्ट मिला हमें, जो मिला ना सॉलिड, और देन गैस मिली जो होगी गैस। तो ये हमारे सिंबल्स होते हैं। ठीक है, देखो इसमें लिखा भी है, नोट दैट द सिंबल G इज यूज्ड विद H2O टू इंडिकेट दैट दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। समझ गए। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। जब तक नेसेसरी ना हो तो जरूरी नहीं है उसका हम यूज करें। ठीक है, अब देखो समटाइम्स केमिकल reactions conditions such as temperature, pressure, catalyst for the reaction are indicated above or below the arrow in the equation। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ ये मैं आपको। जैसे आप ये इक्वेशन देख लो ना, एक ये है CO plus 2H2 at 340 ATM CH3OH। ये ATM क्या है, ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझे। अब देखो उसके बाद तुम्हारा आ रहा है सनलाइट या क्लोरोफिल। ये हम एरो पे हमेशा शो करते हैं जो भी कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं, जो भी कंडीशन हम यूज कर रहे हैं, या फिर जो टेम्परेचर हम यूज कर रहे हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिसके कारण वो हमें एरो पे लिखनी पड़ती है। या तो एरो के ऊपर लिखो या एरो के नीचे लिखो। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये आप देख रहे हो क्लोरोफिल, ये हमारी है जो लीव्स के अंदर खाना बनता है, ये उसकी रिएक्शन है। समझे कि 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट, देन 6H2O वाटर से यूज होता है, फिर सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मतलब हमारी जो रिएक्शन है किसके अंदर हो रही है, ये लीफ के अंदर। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीफ के अंदर, ग्रीन पिगमेंट होता है
और ये हमें क्या मिल रहा है C6H12O6 जो कि है ग्लूकोज, और हमारा ऑक्सीजन मिलता है। ये आपको पता ही है कि ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो ये भी एक बैलेंस इक्वेशन आप देख रहे हो। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। अब हम शुरू करने हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। सबसे पहली हमारी केमिकल रिएक्शन आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे सिंपल रिएक्शन है, कोई भी जो है दिक्कत नहीं है इसमें, मैं बता देता हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये होता है जब दो जो है रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और हमें सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट देंगे। क्या होगा? दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखो, अब जैसे इसमें इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन क्या दे रखी है? कैल्शियम ऑक्साइड reacts vigorously with water to produce slaked lime calcium hydroxide releasing a large amount of heat। अब देखो, कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है स्लेक आपका क्विक लाइम, क्विक लाइम भी कहते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड को। ये याद रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है जाननी। ये कई बार जो है क्वेश्चंस में आ जाता है कि क्विकलाइम रिएक्ट विद वाटर या वाटर इज एडेड इन क्विकलाइम व्हाट हैपेंस। तो मतलब ऐसी चीजें बनती हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि क्विकलाइम क्या है, CaO, ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए हमें। अब जब हमारा वाटर मिलाया जाता है तो हमारा क्या मिलता है? स्लेक्ड लाइम। इसको कहते हैं स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या होता है? अब मैं आपको बताता हूँ। आपके घर में आपने देखा होगा व्हाइट वॉश होता है, सफेदी जिसे कहते हैं ना, सफेदी हो रही है घर में। तो उसमें क्या होता है, हम सफेदी के जो पाउडर सफेदी होती है उसके अंदर हम पानी डालते हैं तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है ड्रम। तो वही इसमें चीज दिखाई है कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो रिएक्शन होता है, हमारे को स्लेक्ड लाइम मिलता है और हीट रिलीज करता है। जब भी कोई रिएक्शन रिलीज करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो उसे कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब एक्सो, एग्जिट करना, और थर्मिक मतलब थर्मल पावर या कोई हीट, थर्मल एनर्जी। एनर्जी, थर्मल का मतलब एनर्जी, जब एग्जिट कर रही है एनर्जी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारी ये वाली जो रिएक्शन है ये कौन सी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो इसमें नीचे लिखा है, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसको क्या कहते हैं? स्लेक्ड लाइम। ये बार बार याद करवा रहा हूं मैं। सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दो या दो से ज्यादा जो है जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे या पार्ट लेंगे रिएक्शन के अंदर और सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलेगा तो वो होगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इसको डू यू नो वाले को याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। मैं समझा देता हूँ। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन, जो हमने अभी रिएक्शन में पढ़ा, CaO plus H2O gives us CaOH2, ठीक है। अब वो रिएक्शन जब हमारे को हमने पढ़ा है, जो स्लेक्ड लाइम हमें मिल रहा है वो होता है हमारा व्हाइट वॉश के लिए यूज। प्रोड्यूस बाय रिएक्शन 1.13 इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, लिखा है ना, ये याद कर लेना, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जब रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, धीरे धीरे रिएक्ट करता है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे आपने देखा होगा कि बाद में शाइनी सी वॉल्स हो जाती है, शाइन शाइन करने लग जाती है ना, पपड़ी सी बनती है वो शाइनी पपड़ी, वो हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये लिखा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन भी मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट मिल रही है। अब देखो लिखा है, रिएक्ट स्लोली विद दी कार्बन डाइऑक्साइड टू इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन दी वॉल।
Calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the formula of marble is also, अब आप मार्बल जो हम यूज करते हैं ना, वो उसकी भी जो है यही होता है फॉर्मूला, CaCO3। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ तुम्हें, जो एग शेल होता है हमारा, समझे, एग शेल व्हाइट होता है ना, जब आप बाजार से अंडा लाते हो, वो एक हार्डन पार्ट होता है अंडा, फिर आप फोड़ते हो, फिर उसमें से जो निकलता है उसका आप आमलेट बनाते हो, जो भी आप बनाना चाहते हो वो बनाते हो। जो हार्ड पार्ट होता है वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन में बता देता हूँ, ये है CaOH2 एक्यूएस। मतलब एक्यूएस क्या होता है, AQ लिखा है ना, एक्यूएस होता है। एक्यूएस क्या होता है, जो कि सेमी सॉलिड, मान लो एक्यूएस का मतलब है सेमी सॉलिड, जो बिल्कुल लिक्विड भी नहीं है, बिल्कुल सॉलिड भी नहीं है, जेली टाइप जो बने या वैसा। ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, हमें दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, जो कि हमारा लिक्विड है। ठीक है, जो सूख के बनता है। अब देखो आगे की हमारी ये भी रिएक्शंस है, ये कौन सी रिएक्शन, ये दोनों भी हमारी रिएक्शंस है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है, C+O2 gives CO2। अब आप C+O2 बर्निंग ऑफ कोल, आप कोयला जलाते हो घर में, गर्मियों में, सर्दियों में सॉरी, जलाते होगे कोयला। हाँ, तो क्या होता है, कोयला जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो वही लिखा है C+O2 gives CO2, ये हमारी बैलेंस है। दूसरा हमारा है द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2+O2, मतलब हमारा जो वाटर भी हमारे को जो मिलता है ना, H2+O2 2H2, जब ये दोनों रिएक्ट होते हैं तब भी हमें वाटर मिलता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है ना, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से डेट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, ये याद कर लो या अंडरलाइन कर लो अपनी बुक्स में, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, चाहे वो एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स हो, combine to form a single product, the reactions are called combination reactions। समझे, आगे आ जाओ। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं। उसके बाद अब देखो इसमें लिखा है वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, कौन सी एक्टिविटी में, 1.4 कौन सी एक्टिविटी थी, याद है, 1.4 ये वाली एक्टिविटी जो हमने पढ़ी, स्लेट लाइन वाली। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, अब इसी में बताएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, जो मैंने अभी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना। देखो ये रहा, observe that a large amount of heat is evolved, this makes the reaction mixture warm गर्म कर देता है। ठीक है, तो रिएक्शंस जब, अब ये आप लगा लो हिसाब, which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reactions। समझे, जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज हो रही है, हमारी कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक को याद करने के लिए मैंने तुम्हें तरीका बता दिया है। एक्सो यानी एग्जिट, थर्मिक मतलब एनर्जी, तो एक्सो जिसमें एनर्जी एग्जिट हो रही है यानी रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, मैंने अभी आपको डेफिनेशन में दिखा दी थी। तो अब मैं उसके एग्जांपल्स इसमें दे भी रखे किताब में, आप देख सकते हो कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस हमारा ये होता है CH4 यानी मीथेन, CH4 हमारा क्या होता है,
मीथेन होता है। तो नेचुरल गैस और मीथेन एक ही चीज़ है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। अब CH4 को हम बर्न करते हैं, यानी ऑक्सीजन शो कर रहे हैं। हमने याद होगा आपको कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था तब भी हमने O2 से रिएक्ट करवाया था मैग्नीशियम को। तो वैसे ही CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। तो इसमें आप देख रहे हो कि जब हमारा ये जो रिएक्शन हो रही है ना, इसमें हमारे को एनर्जी मिल रही है। क्या रिलीज होगी? हीट रिलीज होगी ना। हीट रिलीज होगी तो यानी इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये हमारी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। समझे? अब हमारे में एग्जाम्पल देखो, इसमें दे रखा है। आपको मैंने बताया भी था कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए, वी नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। अब देखो, हमें जीने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी के लिए हम जब खाना खाते हैं तो उसके बाद जब डाइजेशन के बाद हमें जो मिलता है ड्यूरिंग डाइजेशन, जो हमारे फूड होता है ना, वो ब्रोक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। तो अब सिंपलर सब्सटेंसेस में जो है हमारा ब्रोक डाउन होता है। हम क्या क्या खाते हैं, जैसे राइस, पोटैटो, ब्रेड, इनमें हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। आपने देखा होगा कि हमारे इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होता है तो वो हमारा ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज बनाता है तो ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। तो ये हमारी एक रेस्पिरेशन होती है, और ये हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस बात को याद रखना कि रेस्पिरेशन हमारी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अब आप रिएक्शन देख रहे हो, C6H12O6 एक्वस, मतलब C6H12O6 हमारा ग्लूकोज है, जो हमारा ऑक्सीजन में टूटेगा। मतलब एनर्जी कैसे मिलेगी? हमारे ग्लूकोज बन रहा है ना, ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी। तो ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन होगा, हाँ, ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन, एंड देन हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये तो ये हमारा जो है मिलेगा एनर्जी। तो एनर्जी ये हमारा क्या होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये भी एक, ठीक है। अब आगे आ जाओ नीचे। नीचे हमारा क्या दे रखा है? डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स। अब देखो, जब हमारा जो कंपोस्ट मिलता बनता है, खाद जिसे हम कहते हैं, खाद आपने देखी होगी। तो खाद कंपोस्ट जो होता है वो भी जो बनती है वो डीकम्पोजिशन, पत्ते वगैरह वेजिटेबल जो होते हैं चीज़ें, उन चीज़ों से बनाई जाती है खाद। तो वो हमारी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है वो भी, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ नीचे। दूसरे टाइप की रिएक्शन हमारी होती है, अभी हमने पढ़ी रिएक्शन कौन सी पढ़ी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे दो रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो मिलकर एक प्रोडक्ट हमें देते हैं, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा जो है रिएक्टेंट्स मिलके हमें एक प्रोडक्ट देंगे, प्रोडक्ट हमें एक ही मिलेगा। वैसे ही डीकम्पोजिशन में क्या होगा? एक ही रिएक्टेंट होगा और वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में हमें डीकम्पोज होता है। उल्टा है, डीकम्पोजिशन जो है कॉम्बिनेशन का उल्टा है, एकदम अपोजिट रिएक्शन क्या होगी आप इसे, ठीक है। अब इसके अंदर आप देख रहे हो, ये एक्टिविटी है हमारी 1.5। इसके अंदर आप देख सकते हो कि एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर हमारा फेरस सल्फेट है, और फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट कर रही है ये गर्ल, और जो है वेट करने के बाद इसको जो है गैस निकल रही है। अब देखो, एक चीज और इसमें दिखा रखा है ना, हमारा फेरस सल्फेट याद रखना ग्रीन कलर का होता है, पहली चीज। अब देखो, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं, देखा ये डीकम्पोजिशन, फेरस सल्फेट 2FeSO4 सोलिड इसका स्टेट है, हीट होने पे हमें मिलता है Fe2O3 सॉलिड स्टेट में, प्लस SO2 प्लस SO3, यानी हमारा ये मिलेगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। मतलब हमारा देखो, डीकम्पोज में मैंने आपको क्या बताया था कि
एक ही हमारा रिएक्टेंट होगा जो डीकम्पोज होने के बाद हमें 2 या 3 प्रोडक्ट देगा। हमारे को यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आप देख रहे हो ना, तो ये हमारी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अ सिंगल, ये वाली लाइन देखो, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये रिएक्शन में हमारा ये होता है। एंड देन दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो होंगे वो होगा FeSO4.7H2O लूज वाटर when heated and the color of the crystals changes। ठीक है, वाटर जब लूज करता है तो क्रिस्टल का कलर चेंज हो जाता है और उसके बाद ये डीकम्पोज होता है। फेरस सल्फेट को हम ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं। ठीक है, अब जब ये डीकम्पोज होता है, डीकम्पोज होने के बाद हमने अभी देखा रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 मिलता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 मिलता है और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 मिलता है। और फेरिक ऑक्साइड जो है वो हमारा जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, हमने रिप्रेजेंट भी कर रखा है रिएक्शन के अंदर। ठीक है, ये सॉलिड है, ये गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है। ठीक है, अब देखो ये सॉलिड है विद SO2 एंड SO3 आर गैसेस, ये याद रखना आप। ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो हमने अभी रिएक्शन पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर कि जब हम वाइट वॉश कराते हैं तो वाइट वॉश कराने के बाद हमारा जो CaOH2 होता है, क्या होता है CaOH2? स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम जो होता है वो रिएक्ट करता है जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे, और एक लेयर बना देता है हमारी, वो होती है हमारी कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर। अब कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर बनती है उसके बाद ये हमारी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी आ जाता है कि डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को ये जब डीकम्पोज करेगा तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड मैंने आपको बताया है क्या होता है, क्विक लाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। ऑन हीटिंग is an important decomposition reaction used in various industries। कई इंडस्ट्रीज में ये यूज की जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम, जो मैंने अभी आपको बताया। इट हैज मैनी यूजेस। वन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट की मैन्युफैक्चर में यूज होती है, ये याद रखना, अंडरलाइन कर लो आप ये। वन इज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस अभी मैंने आपको समझा दी है कि हमारे कई सारे प्रोडक्ट जनरेट होते हैं एक रिएक्टेंट से। ठीक है, अब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो भी कई तरह की होती हैं, उसकी भी सब कैटेगरीज होती हैं। तो जिस डीकम्पोजिशन में हमें हीट की ज़रूरत होती है और हीट के थ्रू डीकम्पोज हो रहा होता है हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के अंदर, वो हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन होता है। ये इसकी रिएक्शन भी आपको मैंने बता दी है। कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा जो है लाइमस्टोन होता है, उसके बाद क्विक लाइम बनता है इससे, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है हमें। ठीक है, another example of thermal decomposition reaction is given। अब देखो एक थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल दे रखा है। लेड नाइट्रेट को हम बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हीट कर रहे हैं, तो लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 नीचे रिएक्शन दिखा रखी है। PbNO3 को हम हीट कर रहे हैं तो हमें 2 PbO NO2 और O2 मतलब ऑक्सीजन मिल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है और लेड ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, लेड आपको पता होगा Pb से डिनोट किया जाता है लेड को। ओके,
तो इसके अंदर जो है हमारा डिकम्पोजिशन हो रहा है, एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। अब ये जो ब्राउन फ्यूम्स होते हैं ये हमारा NO2 होता है, ठीक है। ये याद रखना है कि लिखा हुआ भी है इसके अंदर, ये याद रखना बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है ये भी, कि जो ब्राउन फ्यूम्स होते हैं वो हमारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। और जो रिएक्शन है मैंने आपको दिखा दी है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, इसको याद रखना आप। PbNO32 यानी लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो हमें लेड ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। अब आपका जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक और आ गया है, ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, अब आपको पता होगा वाटर हमारे दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, H2 और O2। तो इसकी रिएक्शन जो होती है हमारी वाटर बनने की, वो होती है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अगर हम इसे वो करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। ये हमारी बैलेंस हो गई, तो हमारा वाटर ऐसे बन रहा है। तो अब देखो, जब वाटर बन रहा है तो वाटर को डिकम्पोज अगर हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस से, अब इलेक्ट्रोलिसिस का ये डायग्राम होता है पूरा। अच्छा, जो डिकम्पोजिशन हमारे इलेक्ट्रिक से हो रहा है वो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हो गया। अब ये तीसरा हमारा डिकम्पोजिशन आ रहा है, इसके अंदर क्या होता है कि आप देख रहे हो एक हमारी डिश रखी है, चाइना डिश, उसके अंदर सिल्वर क्लोराइड रखा है। तो सिल्वर क्लोराइड पे जैसे हमारी सनलाइट पड़ रही है तो वो डिकम्पोज हो रहा है सिल्वर और क्लोरीन के अंदर, ठीक है। तो देखो, यू विल सी डैट वाइट सिल्वर क्लोराइड, हमारा जो वाइट सिल्वर क्लोराइड, पहली बात कि सिल्वर क्लोराइड कौन सा कलर का ये पता चल जाएगा। सिल्वर क्लोराइड जो है ग्रे में चेंज होता है सनलाइट में। अब देखो ग्रे क्यों होता है, क्योंकि हमें सिल्वर मिल रहा है। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन, मैंने आपको बताया डिकम्पोजिशन के कारण ही ये हो रहा है, ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो जब हमारी सनलाइट से डिकम्पोजिशन हो रहा है तो इसको हम कहेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। कौन सी कहेंगे? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। नोट्स बनाते चलना आप सब। उसी का एक और एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड। इसको भी अगर हम सनलाइट में डालेंगे, प्रेजेंस में ये डिकम्पोज होगा सिल्वर और ब्रोमीन में, ठीक है। अब ये जो रिएक्शंस है, अब ये जो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, इसका जो एप्लीकेशन है वो दे रखा है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है। व्हेन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट फॉर्म ऑफ सनलाइट यूज हो रही है ना, तो फोटोलिटिक लाइट यूज हो रहा है। अब देखिए, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन require energy either in the form of heat, light or electricity for broken down the reactants reaction। अब देखो, इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक यूज हो रही है डिकम्पोजिशन के लिए, हीट यूज हो रही है या फिर लाइट यूज हो रही है। अब देखो, हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी आपने कॉम्बिनेशन में क्या था, एक्सोथर्मिक, सुन याद है? एक्सोथर्मिक एनर्जी का एग्जिट होना। अब इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एनर्जी का एंट्री करना, ठीक है। अब एनर्जी किस फॉर्म में जा रही है, या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जा रही है, लाइट के फॉर्म में जा रही है, या फिर ये जा रही है हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यानी अब आपको इससे एक चीज पता चल गई, आपने अभी पढ़ा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्सोथर्मिक पढ़ा, डिकम्पोजिशन के अंदर एंडोथर्मिक पढ़ा। एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी होती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगी, ठीक है। तो ये एंडोथर्मिक, यहाँ पे ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा ये चीज, रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके नीचे हमारी एक्टिविटी करने को कहा है,
कि 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड को टेस्ट ट्यूब में लेना है, उसके साथ 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड लेना है, देन उसे जो है मिक्स करना है। तो हमें पता लगाना है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि इसके अंदर हीट रिलीज नहीं होगी, इसके अंदर हमें कोल्ड मिलेगा, मतलब ठंडक मिलेगी, यानी हीट ये ऑब्जर्व कर रहा होगा। ठीक है, इसकी मैं रिएक्शंस आपको लिख के बता देता हूँ। इसकी रिएक्शन क्या होगी आपकी, BaOH2 प्लस NH4Cl gives BaCl2 plus H2O प्लस NH3। यानी इस रिएक्शन में हमें अमोनिया मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, और टेम्परेचर यानी कम हो रहा है। ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसको अगर मैं करूं बैलेंस तो क्या होगा, यहाँ पे हम अगर 2 लगा देंगे और हम यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। बैरियम 1 है, यहाँ पे भी बैरियम 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 8, यानी हो गए 10, यहाँ पे हो गए 2 और 6, यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, हमारा हाइड्रोजन भी इक्वल हो गए 10, ऑक्सीजन 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन भी 2 हो गए। ठीक है, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन को याद रखना है कि हमारा जब बैरियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है हमारा बैरियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है हमारा, ये है हमारा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये वाटर है ही, ये अमोनिया है हमारा, ये बैरियम क्लोराइड है हमारा। ये याद रखिएगा इक्वेशन। और आज के लिए इतना काफ़ी है। इसकी अगली क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जितनी भी रिएक्शन बची हैं वो पढ़ेंगे। तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपने डाउट्स पूछना मत भूलिएगा। मेरा नंबर और मेरा मेल आईडी दोनों नीचे शो हो रहे हैं, तो अपना मैसेज या मेल मुझे कर दीजिएगा, कोई भी डाउट हो, और कमेंट करके बताइएगा कि कोई भी डाउट हो, या कोई भी चीज़ आप बताना चाहते हैं, या कोई भी चीज़ ऐड ऑन कराना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कराइएगा। थैंक यू सो मच।